ईएससी के सिलेबस में थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा जरूर होता है, लेकिन आपकी पढ़ाई का जो अप्रोच होगा वो गेट जैसा ही ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा होते हैं, बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस या हम कहें कैलकुलेशन कम इस होती है। पेपर को आपको लाइटली लेना ही नहीं है, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस जीएस पेपर में बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, एक मेटेरियल साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। प्रीवियस ईयर एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ईएससी में। अगर आप ईएससी की बात करें तो देखिए 87 के ऑनवर्ड जो है वो ईएससी के पेपर अवेलेबल हैं। और अगर आप देखो तो 87 मतलब 30 ईयर्स से ज़्यादा के पेपर आपके अवेलेबल हैं। और सिलेबस में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। टेक्निकल में तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज ऑफ सिलेबस हुआ है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट वाला। तो बच्चों, आज हम लोग आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेके आए हैं। वो है ईएसी यानी आईएएस एग्ज़ाम के बारे में। हम आपको बिल्कुल ज़ीरो से आपको बताएंगे कि ईएसी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। ना खाली प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के बारे में, बल्कि आप मेंस और इंटरव्यू तक आप इस एग्ज़ाम के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा आईएएस या ईएसी एग्ज़ाम है, इट इज़ कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। इसको यूपीएससी कंडक्ट करता है। और किसी भी इंजीनियर ग्रेजुएट के लिए ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। बड़ा का मतलब है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में ग्रुप ए सर्विस के अंदर जॉब करनी है तो आपको ईएसी एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। इसमें पास होने के बाद आप डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप ए की जॉब ले सकते हैं। ग्रुप ए ऑफिसर का मतलब होता है वो ऑफिसर जिसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, और आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही रेपुटेड एग्जाम है। इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें, क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है कि जो भी बच्चे हैं आजकल के, उनको गेट एग्जाम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। उसकी तैयारी कैसे करते हैं, उसको कैसे अप्रोच करें, लेकिन कहीं ना कहीं ईएसी एग्जाम के बारे में इतनी ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है। इसलिए ईएसी लोग इतने ज़्यादा लोग नहीं दे रहे हैं जितने लोग गेट एग्जाम दे रहे हैं। तो आज हम लोग बताएंगे कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत और अलग से अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आप गेट के साथ साथ ईएससी की तैयारी भी कर लेंगे। तो मेरे साथ में आपके अपने वरुण सर, तो चलते हैं वरुण सर के पास में और एक बार हम लोग बात करते हैं उनसे ईएससी एग्जाम की तैयारी के बारे में। तो ओवर टू यू वरुण सर। थैंक यू सर। और जैसा सर ने कहा ना कि एफर्ट्स, अब सबसे पहले हम बात यही आती है कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ईएससी का जो एफर्ट है वो बहुत ज्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है, ईएससी का एफर्ट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। और कुछ स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि गेट का एग्जाम और ईएससी का एग्जाम डिफरेंट है। उनमें पूछने वाले क्वेश्चंस डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, इसलिए उसके लिए अलग से सेपरेट प्रिपरेशन करने की नीड होती है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये दोनों मिथ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, सभी लोगों को कह रहा हूं। देखिए, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने उन सभी टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं जो आपके ईएससी में भी आने वाले हैं। ईएससी के सिलेबस में थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा जरूर होता है, लेकिन आपकी पढ़ाई का जो अप्रोच होगा वो गेट जैसा ही ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा होते हैं, बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस या हम कहें कैलकुलेशन कम होती है। ठीक है। हाँ, एट द सेम टाइम गेट की प्रिपरेशन करते समय आप ज्यादा न्यूमेरिकल अप्रोच ऑप्ट किए रहते हो, जबकि ईएससी में आपको थोड़ा सा थियोरेटिकली भी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके रखना होता है। लेकिन मैं सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि यार देखो, गेट अगर आप प्रिपरेशन के मूड में हो तो आप ईएससी के प्रिपरेशन को मूड में ऑटोमेटिकली हो, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट 80% सिलेबस जो है वो सेम रहने वाला है। और प्रीलिम्स में अप्रोच ऑफ एग्जाम भी बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है। सो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि कैसे स्टार्ट करें सर। तैयारी को स्टार्ट कैसे करें, फंडामेंटल सब्जेक्ट्स से स्टार्ट करना चाहिए या कोई भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं? मेरे हिसाब से फंडामेंटल सब्जेक्ट से आपको स्टार्टिंग लेनी चाहिए। लेकिन इसके लिए हम एक्सपर्ट अजय सर के पास भी चलेंगे, क्योंकि सर ने ऑलरेडी इस एग्जाम को रैंक 2 के साथ में जो है वो निकाल रखा है। सर, फंडामेंटल सब्जेक्ट्स या फिर नॉर्मली किसी भी वे में स्टार्ट किया जा सकता है? देखिए, तो जैसे वरुण सर ने हमसे पूछा है कि इसको किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करनी चाहिए इसकी तैयारी को। तो देखिए, इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी सब्जेक्ट हैं और सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड रहती हैं। लेकिन मेन बात है, कुछ बेसिक सब्जेक्ट होती हैं। जैसे आप देखेंगे नेटवर्क है या सिग्नल सिस्टम है, ये हमारी बेसिक सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर आपको नेटवर्क नहीं आती, अगर आप सर्किट को सॉल्व नहीं कर सकते, किसी भी सर्किट अगर आपको दिया हुआ है, आपको उसका
फेजर कैलकुलेशन अगर आपको करना नहीं आता तो आपको बाकी सब्जेक्ट के अंदर बहुत मुश्किल हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए जो अल्फ़ाबेट है, यानी हमारा जो मेन बेसिक सब्जेक्ट है, वो है आपका नेटवर्क थ्योरी। यानी सबसे पहले आपको नेटवर्क थ्योरी करनी चाहिए। नेटवर्क के अलावा फिर आप सिग्नल सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बाकी, मानो अगर आप एनालॉग पर जा रहे हैं या आप कंट्रोल सिस्टम पे जा रहे हैं, तो आपको लाप्लास या फोरियर के बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले हमें नेटवर्क से स्टार्ट करना चाहिए। नेटवर्क के बाद आप सिग्नल सिस्टम पे जाइए। उसके बाद आप बाकी की सब्जेक्ट लीजिए। उसके बाद आप थोड़ी टफ सब्जेक्ट पे जा सकते हैं, जैसे कंट्रोल सिस्टम वगैरह पर। और उसके साथ साथ एक एक दो दो सब्जेक्ट हम लोग कोर सब्जेक्ट लेके स्टडी करेंगे। एक और बात यहाँ पर आती है कि हमें ये कब तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो जो ऑलरेडी पास्ड आउट स्टूडेंट है, तो उसके बारे में तो अब कुछ कह नहीं सकते। तो वो जब भी पास आउट हो चुके हैं तो उनको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट यहाँ पर एक खास बात है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, ध्यान रखिए जितनी जल्दी आप तैयारी स्टार्ट कर देंगे उतना ही बेटर होता है। तो एटलीस्ट आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं, और अगर आपने अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया तो आपके पास में 3-4 साल बचे रहते हैं। और 3-4 साल अगर हर साल भी अगर आपने 2-3 सब्जेक्ट की ढंग से तैयारी की है, ध्यान रखिए जब आप बीटेक कंप्लीट कर लेंगे या बीटी कंप्लीट करने के 1 साल बाद अगर आप ढंग से ये एग्ज़ाम देंगे, तो आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी होगी कि उसके बाद कुछ भी आगे बचता नहीं है। तो यहाँ पर है कि जितनी जल्दी आप तैयारी कर पाएंगे उतना बेटर रहेगा। अब हम चलते हैं वरुण सर से, एक बार डिस्कस करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि इन सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। मानो अगर आपको नेटवर्क पढ़ना हो या सिग्नल सिस्टम पढ़ना हो, तो उसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। क्या हमें थ्योरी पढ़नी चाहिए, या हमें न्यूमेरिकल लगाने चाहिए, क्या क्या हमें पीवाईक्यू करने चाहिए, नहीं चाहिए करने चाहिए। इसके लिए चलते हैं हम लोग वरुण सर के पास। जैसा सर ने आपको ऑलरेडी बताया ना कि आपको बेसिक सब्जेक्ट से शुरू करना है, तो पहले तो बेसिक सब्जेक्ट से शुरू करना है। और बेसिक सब्जेक्ट में भी मेरे हिसाब से ना, स्पेशली वो स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं और अपने कॉलेज के साथ में गेट और ईएससी को टारगेट बनाना चाहते हैं, जैसा कि सर ने आपको बता दिया है, तो उन लोगों के लिए ये डबल एडवांटेज का काम करेगा। आप इसको प्रॉपर अपने नोट्स को बनाते हुए, जैसे कॉन्सेप्ट, जैसे आपकी बुक चलती है ना, बिल्कुल उसी फ्लो के अंदाज में आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। लेकिन अब एक और चीज है, बुक में क्या होता है कि बुक में आपके कैरिकुलम, जो ज्यादातर क्या होता है कि आपके यूनिवर्सिटी कैरिकुलम को फॉलो कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको पढ़ने का अप्रोच थोड़ा अलग रखना है। बहुत अच्छा होगा कि अगर आपको कोई कोचिंग का सहारा मिल जाए, मैं आपको जनरल कह रहा हूँ, कोई भी कोचिंग का सहारा, ऑनलाइन ऑफलाइन, या फिर आपको एटलीस्ट कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको कहीं से किसी सीनियर के पूरे अपने, अगर उसने ईएससी की प्रिपरेशन करी है तो उसके पूरे नोट्स मिल जाएं, ताकि आपको एक जो स्ट्रक्चर है ना, कि आपको किस स्ट्रक्चर में चलना है, वो आपको समझ में आ जाए। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए। तो मैं अगर आपसे बोलूं तो प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए। ऑल ऑल टॉपिक मतलब सारे आपके रहेंगे न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकली, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में थ्योरीज काफी अच्छे लेवल की आती है। असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का आता है। तो यहाँ पर आपको जो है मेरे हिसाब से ऑल टॉपिक्स करने हैं। दूसरा, आपका जो नोट्स होगा वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर आप रखते हो तो बेस्ट होगा। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रखना है। जैसे मान लो आपने ना नेटवर्क पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैं आपको बोलूंगा यार सबसे पहले तो ये समझो कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस क्या है, डिपेंडेंट करंट सोर्सेस क्या है, कैसे डील करते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आप आगे बढ़ोगे, केवीएल केसीएल कैसे लगाते हैं। फिर थोड़ा और आगे बढ़ोगे, सुपर नोड का कंसेप्ट क्या है। एक एक करके जो ये पूरा आपका फ्लो है ना, वो बना होना चाहिए। फिर सुपर नोड्स के बाद आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे, थ्योरम्स को समझोगे, थ्योरम्स कहाँ कौन सी अप्लाई की जाती है, कैसे अप्लाई करनी है, कैसे हम शॉर्ट से शॉर्टेस्ट पाथ आउट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो इसके लिए यार सबसे इंपॉर्टेंट, आज की डेट में कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, और सभी के पास सोर्सेस बहुत इजीली अवेलेबल हैं। सोर्सेस बहुत इजीली अवेलेबल हैं। जब अजय सर ने निकाला था तो सोर्सेज बहुत मुश्किल से मिलते थे। अपने नोट्स सर लोग को खुद से अपना जो है किताबों से निकाल के बनाना पड़ता था। हम लोग को अपना नोट्स खुद पर्सनली बनाना पड़ता था किताबों से निकाल के। आज की डेट में आपके पास बहुत अच्छा पूल मौजूद होता है।
तो आपको बस केवल उसको अच्छे से फॉलो करना होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी होती है। एकदम जो नोट्स होता है ना, वो एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपको बनाना चाहिए, विद कवरिंग ऑल थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल टॉपिक्स। सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल मस्ट बी इंक्लूडेड विद इन योर नोट्स। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर अपने दिमाग में रखनी है। ईएससी एक ऐसा पेपर है जिसे निकालना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं कि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने वाला है, बट उसके बावजूद भी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इसे क्वालिफाई करते हैं वो बहुत कम होते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज्यादा हैं, प्लस ओवरऑल जो एक सब्जेक्ट भी है उसमें सारी इंफॉर्मेशन ये पूछ लेते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सब कुछ कवर करना है। यहाँ पे आप छोड़ के नहीं जा सकते कि टॉपिक छोड़ के जाएंगे तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आप उस कंपटीशन लेवल में पीछे रह जाएंगे। अब इतने सारे सब्जेक्ट्स को याद रखना बहुत मुश्किल है। तो यार अपने अजय सर से पूछते हैं कि सर, रिवीजन का आपने क्या मॉड्यूल ऑप्ट किया था और हम स्टूडेंट्स के लिए क्या बेस्ट सजेशन दे रहे हैं। तो देखो बच्चों, जैसे अभी वरुण सर ने बताया कि हमें किस तरह अप्रोच करना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए, कि हमें पूरा डिटेल के अंदर नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है, हमें थ्योरी पढ़नी चाहिए, साथ साथ हमें उसके न्यूमेरिकल भी लगाने चाहिए। बट सबसे जो बड़ा क्वेश्चन किसी भी बच्चे के दिमाग में आता है, या अधिकतर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर मैं ये पढ़ता तो हूँ, मैंने एक चैप्टर खत्म किया, जैसे ही मैं दूसरा चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो पहला वाला चैप्टर मेरे दिमाग से स्किप हो जाता है, लगता है कि मेरे को वो याद ही नहीं है। या अगर मेरे पास एक सब्जेक्ट मेरी खत्म हो गई और जैसे ही मैंने दूसरी सब्जेक्ट स्टार्ट की, दूसरी सब्जेक्ट पढ़ने में मजा तो आ रहा है लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि पहले वाली सब्जेक्ट में क्या था। ठीक है, तो उसके लिए आता है फिर हमारा रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है रीविजन, री मतलब दोबारा, विजन का मतलब देखना, यानी आपको वापस से देखना है। अब यहाँ पर अधिकतर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि उनको लगता है कि रिवीजन का मतलब वापस से पूरा का पूरा रीड करना। तो ये री रीडिंग नहीं है, ध्यान रखिए, इट इज नॉट द री रीडिंग, ये रीविजन, यानी आपको वापस से देखना होता है। इसका मतलब है कि आपको पढ़ने में जितना टाइम लग रहा है एक चैप्टर को पढ़ने में, रिवीजन में उसका खाली 10% टाइम लगना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम लोग रिवीजन कैसे करें। तो जनरली इसके लिए एक थंब रूल आप ये बना सकते हो कि जब भी आपकी वीक डे हैं, जब आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप हम लोगों के साथ यानी क्लासेस के साथ में सब्जेक्ट को रीड करें। और जब आपको 2 दिन मिल रहे हैं, यानी सैटरडे संडे मिल रहे हैं, या आपको एक ही दिन मिल रहा हो संडे का, तो उस दिन पूरे वीक में आपने जो भी रीड किया है उसको एक बार देख लें, एक बार देख लें, ध्यान रखिए उससे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा। अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको लगेगा कि पूरे के पूरे माइंड में हर चीज़ आपकी क्लियर होती जा रही है। उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हाँ, ये मैंने जो पूरा का पूरा वीक में जो पढ़ा था अब वो मेरे दिमाग में पूरा का पूरा क्लियर हो गया है। आप ऐसा ऐसा आप एक मंथ के एंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मंथ के एंड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पूरे महीने आपने जो भी स्टडी किया है उसको दोबारा से एक बार देख लें, ताकि वो चीज़ आपकी क्लियर होती रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इतनी सारी सब्जेक्ट हैं और एग्जाम में सबकी सब सब्जेक्ट आपको याद रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैंने अधिकतर ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो क्लास में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है कि उन बच्चों की कहीं पर भी रैंक नहीं आती। जबकि ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा क्लास में हमें एक्टिव नहीं नज़र आते हैं, वो हमारे टॉपर्स बन जाते हैं। तो रीज़न है कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा अलर्ट था क्लास के अंदर, उसको सब कुछ आ रहा था, लेकिन उसने पूरी की पूरी सब्जेक्ट कभी भी रिवाइज नहीं की। मतलब उसको ये नहीं पता कि अगर एक साथ सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे आंसर देगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सब की सब सब्जेक्ट आपके दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर डे आपको सब सब्जेक्ट में से कहीं से भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपके में आपको याद होना चाहिए। तो रिवीजन प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है। साथ की साथ रिवीजन करते जाइए, फिर उसके बाद जब आप एग्ज़ाम होने वाला होता है तो उससे एक महीने पहले फिर वापस से हम लोग जब सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर लेंगे उतना बेटर होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से ही अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो ये मान के चलो कि जब आप एग्ज़ाम दोगे तब तक आप हर सब्जेक्ट को करीब 4-5 बार रिवाइज कर चुके होंगे। और ध्यान रखिए, अगर आपने हर सब्जेक्ट को 4 या 5 बार रिवाइज कर लिया तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। मतलब फिर तो कहीं से आपसे कुछ पूछ ले तो आप आराम से उसका रिप्लाई दे सकते हैं। तो सर रिवीजन सबसे रिवीजन इम्पोर्टेंट है। सर रिवीजन में एक और चीज मैं आपसे ऐड करवाना चाह रहा हूँ। अभी बहुत सारे हम लोग के जो बैचेस हैं वो रन कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो थोड़े डिले ज्वाइन करते हैं,
उनको ऐसा लगने लग जाता है कि बहुत ज्यादा जो है क्लासेस हो जा रही हैं, तो सर हम रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा। तो क्या ऐसे बच्चे जो कि अपना नया टॉपिक पढ़ने लगते हैं, क्या वो सब कुछ भूल जाते हैं या नहीं, उनको सब याद रहता है? उनको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और जब भी उनको समय मिले वो रिवाइज करें तो वो सब कुछ उनके सामने वापस से वैसा ही आ जाएगा। हाँ, एक्चुअली देखिए हमें ऐसा फील होता है, मेरे को लग रहा है कि हर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट की और दूसरी सब्जेक्ट स्टार्ट की है तो मैं पहले वाली सब्जेक्ट को भूल गया हूँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये मान के चलिए कि करीब आपको 70-80% चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि हम भूल गए हैं। लेकिन जब आप एक बार दोबारा से रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, जैसे अगर आपने मानो वीकेंड के अंदर देखना स्टार्ट किया, तो आपको लगेगा कि यार आपको बहुत कम टाइम लग रहा है उसको देखने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफली चीज़ आपको पहले से पता थी। बट खाली अगर आपने एक बार रिवाइज कर लेते हो, एक बार देख लेते हो, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हो। क्योंकि मैंने देखा कि हमारे यहाँ पर जब अलग अलग तरह के बैच रन हो रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बैच के साथ साथ जो जैसे हमारा विजय बैच रन हो रहा है, जहाँ पर बच्चा रिवाइज करता है हमारे साथ में, तो जब बच्चा ज्वाइन करता है तो उसको लगता है सर मैं तो पूरा का पूरा चीज़ भूल चुका हूँ। लेकिन हम लोग जैसे ही थोड़ी बेसिक चीज़ें उसको बताते हैं और उसके बाद हम लोग उसको क्वेश्चन देते हैं, तो बच्चा वो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके दिमाग से पूरी की पूरी चीज़ स्किप नहीं हुई है, थोड़ा भी उसको अगर आपने इनपुट दे दिया, उसको इनपुट देते ही वो पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए बीच बीच में रिवाइज करते जाइए, ताकि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगे कि आप उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बैठने से पहले जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप होंगे उतना ही बेटर परफॉर्म करेंगे। रिवीजन में सर मैं भी ऐड ऑन कर देता हूँ। देखो ईएससी का जो रिवीजन है ना, उसको आपको एक और काम करना है। एक होता है मॉर्निंग रिवीजन और एक होता है लेट नाइट रिवीजन, ठीक है? और ऐसा भी होता है कि जब आप अपनी कॉपी या किताब नहीं लिए हुए हो, ट्रैवल कर रहे हो, भाई जिंदगी का एक आध साल देना पड़ता है कुछ अगर बहुत जबरदस्त सी चीज चाहिए तो उसमें क्या होता है, जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उस समय आप अपना मेमोराइज कर सकते हो कि यार मैंने क्या क्या पढ़ा था और उसमें क्या क्या था। आप ये काम अपने हर सेमेस्टर एग्जाम में करते हो एक रात पहले। तो बस आपको ये करना है कि जैसा आप एक दिन करते हो वैसा आपको हमेशा के लिए अपनी हैबिट डालनी है, पूरे साल भर के लिए। और फिर आपके लिए ईएससी के जो टॉपिक्स हैं उनको याद रखना या उन पे जो तरीके हैं उनको याद रखना बहुत आसान है। नोट्स के बाद हम लोगों ने ये रिवीजन का पार्ट रखा था, क्योंकि नोट्स अगर आपने ठीक से बनाए हैं तो वो रिवीजन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। मेरे हिसाब से आपको कोशिश ये करनी चाहिए, कम से कम 2 कलर की पेन का यूज करिए जब आप नोट्स बनाइए। इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को जो है आप अंडरलाइन कर दीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को आप सर्कल कर दीजिए, ताकि जब आप उन नोट्स को वापस खोलें तो कम समय में ही आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने खुद ही मार्क कर रखी हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो आपके दिमाग में बार बार स्ट्राइक करे। उस वही काम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दो बार अगर दिमाग में स्ट्राइक कर गया तो हमारा दिमाग बहुत तगड़ा है, उसको ये लगता है कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हमेशा रैम में रखेगा, पट से आप उसको कभी भी एक्सेस कर पाओगे, ठीक है? सो नेक्स्ट टॉपिक पे चल लेते हैं, टेस्ट सीरीज के बारे में। देखो टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल प्ले करता है ईएससी के लिए। क्योंकि ईएससी में क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप जैसे सपोज करो आप मशीन पढ़ रहे या फिर कोई भी आपका जो भी ब्रांच है, आप उस ब्रांच का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और पढ़ने के बाद आपने तैयार कर लिया, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी बच्चा जो है उसने तैयार कर लिया, सब्जेक्ट तैयार हो गया। अब आपने क्या है कि उसका रिवीजन करने जब आप क्वेश्चन लगाने बैठे, आपने क्वेश्चन भी लगा लिया, 15-20 साल के क्वेश्चन आपसे बन भी गए, लेकिन उसके बाद फिर आप उसको रिवीजन नहीं कर रहे हो, देख नहीं रहे हो, तो क्या बस उतनी इंफॉर्मेशन रह गई। वो एड ऑन या फिर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हो सकती थी इंपॉर्टेंट है लेकिन आपसे मिस हो जा रही है, वो आपसे बार बार मिस हो जा रही है। लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज के थ्रू वो रिवीजन करते हो तो वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होती। खास तौर से तब जब कोई एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज आप दे रहे होते हो, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज होती है ना, वो ये दिमाग में रख के बनाई जाती है कि इतने नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज देंगे और उसमें सारे कॉन्सेप्ट जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जो ईएससी में आ सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में फ्रेम किए जा सकते हैं, उनको उस तरह के फॉर्मेट में ढांचा ढाला जाता है। तो ये बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा बनाई जाती है और मेरे हिसाब से इसका आपको भरपूर फायदा लेना चाहिए। भाई साहब, टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट सोर्स ऑफ मिसिंग कंटेंट विच यू हैव almost missed in your revision, or maybe sometimes you miss in your class। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज या फिर जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है वो टेस्ट सीरीज आपकी दूर कराती है, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज एक बहुत अहम रोल है आपके लिए, और ईएससी के लिए तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, असर्शन रीजनिंग देने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अप्रोच क्या होगा जीएस। जीएस वाले पार्ट के लिए सर अभी तो ये जो पार्ट है
वो मैथमेटिक्स भी इसमें इंक्लूड हो गया है और जनरल इंजीनियरिंग इंक्लूड हो गई है। तो मुझे लगता है फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते थे ना, काफी हद तक तो वहीं से पार्ट उठा हुआ है। थोड़ा बहुत मटेरियल साइंस का पार्ट है, जो आप लोगों के हर ब्रांचेस के कोर सब्जेक्ट के कुछ कुछ पोर्शन का पार्ट ही होता है। तो इसके लिए सर क्या अप्रोच बेस्ट रहेगा, एक बार आप भी इनपुट दे दीजिए प्लीज। देखिए, जनरल स्टडीज ऐसा पेपर है जिसमें सबको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकतर बच्चा जो ईएससी की तैयारी कर रहा है वो इस वाले पेपर पे ध्यान ही नहीं देता है। रीज़न है कि जनरली मोस्टली लोग ईएससी तब देते हैं जब वो गेट निकाल चुके होते हैं, ठीक है। तो गेट के बाद फिर वो ईएससी देना स्टार्ट करते हैं। और वो एक ईएस जो जनरल स्टडीज वाला सब्जेक्ट है उसको एक नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह लेते हैं। मतलब उनको लगता है जैसे मैं बाकी सब्जेक्ट को एक महीने में कंप्लीट कर देता हूँ तो इसको भी मैं एक महीने में कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन देखिए, जनरल स्टडीज के अंदर जो टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए नहीं होते, ठीक है। तो इनिशियली जब आप उसको रीड करना स्टार्ट करोगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पहली बार आप वो टॉपिक को आप रीड कर रहे हैं। तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है। तो सबसे पहली मतलब लेसन यही है कि आप इसको एक सिंगल सब्जेक्ट की तरह डील ना करें। आप ये मत सोचिए कि इसको मैं 15 दिन दूंगा और मैं इसको निकाल लूंगा, या लास्ट के मैं एक महीना दूंगा मैं इसको निकाल लूंगा। अगर आप ईएससी के एस्पिरेंट हैं तो आप स्टार्टिंग से ही जनरल स्टडीज की सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करें। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक आपके लिए बहुत फेमिलर हैं, कुछ टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नए हैं। तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने में टाइम लगता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी स्टडीज मतलब एक दिन में अगर आप 7 से 8 घंटे अगर रीड करते हैं तो हर दिन जनरल स्टडीज के टॉपिक को आधा घंटा या 1 घंटा टाइम दें, ठीक है। ये नहीं कि लास्ट में जाके मेरे को करना है, नहीं, ऐसा आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि आपको 1-2 महीना लग जाएगा उसमें इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए। उसको समझने में आपको टाइम लग जाएगा। तो इसको क्या है, बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ रन करिए। मतलब हर आपने मानो आप अगर आप नेटवर्क कर रहे हैं तब भी आप जीएस पढ़ रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं तब भी आप जीएस कर रहे हैं, अगर आप मशीन पढ़ रहे हैं तब भी आप जीएस कर रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, आधे घंटे 1 घंटे का टाइम दें। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको फिर लोड नहीं पड़ेगा जीएस के लिए। एक बात और है, जीएस वाले पेपर में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, आप सोच रहे हो कि मैं अगर दिन में 7 घंटे रीड करता हूँ और 3 घंटे मैं जीएस पढ़ूंगा, 3 घंटे अगर मैं टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो बहुत ज़्यादा जीएस अगर आप पढ़ भी लोगे तो मैक्सिमम 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा ले आओगे। उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं ला सकते, क्योंकि आपका ये पेपर खाली 200 मार्क्स का है, जबकि जो टेक्निकल पेपर होता है वो 300 मार्क्स का है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका टेक्निकल मार्क्स का है वो सिलेबस एकदम आपको पता रहता है और आपको पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने उसमें ज़्यादा मेहनत की तो आपके मार्क्स वहाँ पर ज़्यादा आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें अगर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दिया तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा आपका आउटपुट नहीं आ जाएगा, 10-15 नंबर आप एक्स्ट्रा ले आओगे। बट एक सबसे बड़ा ब्लंडर लोग ये करते हैं कि जब ईएससी एग्जाम देते हैं तो जीएस पेपर को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, ये क्वालिफाइड पेपर है, यानी आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके अंदर। तो मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, जिन्होंने गेट में टॉप रैंक लेके आए थे, लेकिन वो ईएससी प्री को इसीलिए क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि उनका जीएस पेपर ही क्वालिफाई नहीं हुआ। अगर आपने इस तरह इग्नोर कर दिया तो पूरी की पूरी मेहनत आपकी बेकार चली जाती है। तो आपको इतना एफर्ट डालना है कि आपको एटलीस्ट ये पेपर आपका क्वालिफाई हो जाए। इसलिए हर दिन बाकी सब्जेक्ट के साथ में आप आधा घंटा 1 घंटा इसको दें। आप जब आपको बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं है, आप आराम से लेट के इसको पढ़ सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं। अब तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। जब ये चेंज किया गया था तब लोगों को लगता था यार हम लोग कहाँ से पढ़ें, मार्केट में बुक नहीं है। बट अब तो बहुत सारे कंटेंट इसके ऊपर अवेलेबल है, तो अब मेरे को लगता नहीं कि इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अच्छा सर, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो इथिक्स वाला पार्ट रहता है हम इंजीनियर्स का बड़ा स्ट्रांग होता है वैसे तो इथिक्स वाले पार्ट को अक्सर स्टूडेंट जरा बड़ा लाइटली ले लेता है। तो क्या इसको बहुत लाइटली लेना चाहिए, या फिर इसके लिए प्रॉपरली जो आपको नोट्स या जो टीचर्स के नोट्स अवेलेबल रहते हैं, या अगर आप कोचिंग के मॉड्यूल में चले जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जीएस पेपर को आपको लाइटली लेना ही नहीं है, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस जीएस पेपर में बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है। एक मेटेरियल साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। नो डाउट, जैसे मैथमेटिक्स पे आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एप्टीट्यूड पे करेंगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं।
या फिजिक्स वाले पार्ट पे आप थोड़े कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन इग्नोर नहीं करना है, किसी भी चीज़ को इग्नोर मत करिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए कि ये तो मैं करूंगा ही नहीं, ये तो मैं अपने आप मेरे से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप पीवाईक्यू देखिए, फिर देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो भी आपके पास में नोट्स अवेलेबल है, एटलीस्ट एक बार उसको जरूर रीड करना है और उससे पीवाईक्यू को सॉल्व करने के लिए ट्राई करिए, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि आप, अगर आपने 80 या 100 के आसपास अगर मार्क्स लेके आ पाते हैं, इट्स गुड। यानी 200 में से 100 के आसपास अगर आप मार्क्स लेके आते हैं, इतना ही हमें टारगेट रखना चाहिए। उसके बाद 10-15 नंबर और ज़्यादा जाएं तो अलग बात है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज़ को इग्नोर हमें नहीं करना है। इसमें बस मैं एक लास्ट में ऐड ऑन कर देता हूँ, बेहतर ये होगा कि आप इसको जो है किसी टीचर की सहायता से पढ़ें, इंस्टेड कि आप पूरा उठा के सब कुछ पढ़ रहे, क्योंकि सिलेबस जो डिफाइंड है उसके हिसाब से आपको कंटेंट खोजने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसी सीनियर के नोट्स को फॉलो करें, या बेहतर है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जाते हैं तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में भी सर ने आपको बता दिया, उसी का एक पार्ट है, और ये बड़ा अहम रोल भी प्ले करता है। सो सर प्रीवियस ईयर पे आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ईएससी में। अगर आप ईएससी की बात करें तो देखिए 87 के ऑनवर्ड जो है वो ईएससी के पेपर अवेलेबल हैं। और अगर आप देखो तो 87 मतलब 30 ईयर्स से ज़्यादा के पेपर आपके अवेलेबल हैं। और सिलेबस में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। टेक्निकल में तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज ऑफ सिलेबस हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैं बता दूं कि आपका 60% पेपर पहले ही आउट है। वो पिछले 30 साल के पेपर से ही घूम फिर के आने वाला है। वो कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहले पूछ लिए हैं, तो उससे ज्यादा बाहर वो नहीं जाने वाले। और 60% मार्क्स का मतलब कट ऑफ से आप ऊपर चले जाते हो। बट समस्या ये है कि स्टूडेंट सोचता है मैं एज इट इज वही रट लूं, क्या वही आ जाएगा? एज इट इज वही रटने का बहुत बेनिफिट नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आप क्वेश्चन जो पीवाईक्यू के हैं उनको अच्छे से समझ नहीं रहे हैं। जैसे सपोज करिए कोई रेगुलेशन का ही क्वेश्चन है, आप अगर उसको अच्छे से समझ रहे हो तो आपके लिए आसान होगा कि जब कोई उसको थोड़ा ट्विस्ट करके पूछे तो आप आराम से बता सको। तो कॉन्सेप्ट पिछले पीवाईक्यू पेपर्स अगर आपने लगा लिए हैं तो आपको मैं बता दूं 60% तो वहीं से रिपीट होना है, और कॉन्सेप्ट काफी हद तक सेम जो है आपका आ जाता है। अच्छा सर, पीवाईक्यू से स्टूडेंट कई बार जो है ना, मैंने मतलब एक दो स्टूडेंट को ऐसे देखा, वो कॉम्पिटिटिव बुक खरीद के लाए और उन्होंने बोला कि सर मैंने इसके सारे आंसर याद कर लिए हैं। तो ऐसे वाले पीवाईक्यू को इस तरह से नहीं पढ़ा जाता कि आप उसके आंसर रट लीजिए। इस पे ऐड ऑन करना चाहेंगे सर? अजय सर प्लीज आप इस पे कुछ ऐड ऑन करिए कि जो बच्चे सोचते हैं ना कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला आंसर दे रखा था कहीं पे, बस वो रट लेते हैं, अगली बार आएगा तो मैं मार दूंगा, क्या इस तरह से पीवाईक्यू लगाना चाहिए? देखिए, ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट अपनी लाइफ में देखे। एक बार मैं रांची गया हुआ था, तो एक बच्चे ने बोला सर मेरे जो भाई का है ना, जेई वाला एग्जाम क्लियर हो गया। एनटीपीसी का जब जेई एग्जाम निकला था, तो बोला कि सर उसने कुछ नहीं किया था। बोला जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बुक आती थी उसके क्वेश्चन को रट लिया था उसने। बोला उसको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन उसने 2-3 साल मेहनत की, जितनी भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको रट लिया। क्योंकि देखिए जेई वाले एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चन उन्हीं बुक में से आ जाते हैं, तो उसने मार्क कर दिया होंगे, उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया। बट सर क्या लेकिन देखिए यूपीएससी इस के लिए यूपीएससी के लिए ये टेक्निक लेकिन ये कामयाब है? रिकमेंडेशन यूपीएससी के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आप ऑब्जेक्टिव में भी जाएंगे ना, तो इसके अंदर डिटेल में कभी कभी आता है, जैसे 4 स्टेटमेंट दे दी, फिर कहता है ये 1 और 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1, 2 या 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 और 3 स्टेटमेंट भी इज करेक्ट। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप तभी कर सकते हैं जब आपको पीछे की पूरी थ्योरी आपको क्लियर है। ये आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, फिर कहता है क्या ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या इसको करेक्ट वेरीफाई कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पर भी जब तक आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इसको नहीं कर सकते। बट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिखा हुआ है बहुत ही जरूरी है। खाली ईएससी एग्जाम के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं। आप जब जेई की तैयारी कर रहे होंगे, जब आप गेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा जितनी भी फैकल्टी है वो हमेशा ये बोलती है कि पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा फायदा देखिए पीवाईक्यू की क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। पहले तो आपको लेवल का पता लग रहा है, फिर पता लगता है कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो दूसरी बात पता लग रही है। तीसरी बात आपको पता लगती है कि किस टॉपिक में से कौन सा पोर्शन है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इवन मैं हर बच्चे को ये बात रिकमेंड करता हूं कि जब वो एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो
उस चैप्टर का पीवाई के उसके साथ में लगा दे। अधिकतर बच्चा क्या करता है कि पूरे का पूरा रीड कर लेगा, उसके बाद लास्ट में जाके पीवाई क्यू लगाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो भी चैप्टर आप रीड कर रहे हो उसके साथ का पीवाई क्यू आप साथ में लगा दीजिए। उससे क्या होगा, देखिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग रीड कर रहे होते हैं तो हमें लगता है यार ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप पीवाई क्यू देखते हो तो आपको लगता है इसका तो अपोजिट है। जिसको मैं सोच रहा था ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। और जिसको मेरे को लग रहा था ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो क्वेश्चन ही नहीं आए। तो उससे आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि आपको कौन सी टॉपिक ज़्यादा रीड करनी है। तो अगर आपने किसी भी टॉपिक को ये मान के छोड़ दिया कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है और उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू के अंदर, तो आप इसको दोबारा से रीड करिए। हमेशा बेटर ये होता है कि आप हर चैप्टर का पीवाईक्यू साथ के साथ लगाते जाइए। और ध्यान रखिए, जैसे वरुण सर ने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 30 साल के पीवाईक्यू आप करना स्टार्ट करोगे, तो देखिए जब आप 87 से अभी तक आओगे, तो अभी आप लास्ट में देखोगे तो लगेगा कि आज में 60-70% क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। 60-70% क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब अगर आपने ढंग से पीवाईक्यू को सॉल्व कर दिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 80% तो वैसे ही हो जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है। कोई चीज़ का आंसर आपको दिख गया, आप वापस से अपने नोट्स में देखिए, बुक्स में देखिए कि कैसे आया था। नहीं समझ में आया, फिर टीचर से पूछिए। मतलब क्योंकि इस सब्जेक्ट के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा अलग घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन भी बना देता है तो भी फिर आपसे सॉल्व होना चाहिए। सर मैं पीवाईक्यू के लिए यहाँ पे बच्चों को एक और एडवाइस देना चाहूंगा। आप सभी लोगों को ना ये ध्यान रखना चाहिए। बच्चे सोचते हैं कि सर कन्वेंशनल और ये अलग अलग होता है, तो जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है सर हमको आप थ्योरी मत पढ़ाइए या कम से कम पढ़ाइए, ऑब्जेक्टिव में तो मैंने क्वेश्चन देखे हैं सर बहुत छोटे छोटे आते हैं तुरंत बन जाएंगे। ऐसा होता नहीं है बेटा। देखो सर ने आपको पहले ही बताया कि यूपीएससी जो पेपर बनाता है वो हाईली कॉन्सेप्चुअल होता है। आपको ऐसा लगेगा कि डेरिवेशन क्यों करा रहे हो सर, ऑब्जेक्टिव में डेरिवेशन नहीं आएगा। बट डेरिवेशन से आने वाली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तभी आप अच्छे जो पीवाई जो अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे ना प्रीवियस ईयर में भी आप देखोगे, तो तभी आपको उसका लॉजिक समझ में आएगा। अदरवाइज आपको लॉजिक ही नहीं समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ, किस बेसिस पे ये बात कह दी गई। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको सोल्यूशन बुक्स में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी छोटे से क्वेश्चन का उतना बड़ा सोल्यूशन नहीं देगा। वो ये मान के चलता है कि हाँ स्टूडेंट ने पढ़ रखा है तो छोटा सा सोल्यूशन लिखा होगा कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है, और आपने वैसा वैसा पढ़ लिया, बस केवल आपने उसके आगे पीछे नहीं पढ़ा, थोड़ा सा ट्विस्ट करके आ गया, तो आप छूट सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी आप इसे पढ़ रहे हो तो यहाँ पे डेरिवेशंस का भी जो इंपॉर्टेंट पूरी थ्योरी पढ़ाई जा रही है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एड ऑन मैं ये करना चाहूंगा कि कन्वेंशनल की तैयारी करने से पहले भी आप जब ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो उस समय भी आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं कन्वेंशनल के, उनको आप जरूर एटलीस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, या कुछ अच्छे जो पीवाईक्यू के कन्वेंशनल थ्योरी क्वेश्चन है उनको भी आप एटलीस्ट रीड करने की कोशिश करो। तो यार मेरा एक एड ऑन ये है कि पीवाईक्यू की कन्वेंशनल बुक भी आपको रखनी चाहिए। ये आपको बहुत ज्यादा आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती है। ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं। ये आपको सर ने ऑलरेडी बता दिया था कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जीएस पार्ट। नाउ हाउ टू मेक अ शॉर्ट नोट्स। जब आप रिवीजन कर रहे होते हो ना, वो एक बहुत बेहतरीन टाइम होता है आपके शॉर्ट नोट्स बनाने का, क्योंकि जिस समय आप सेकंड टाइम देख रहे होते हो आपको समझ में आ जाता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस आप पहले लगा चुके होते हो, तो वहां पे आप अपने शॉर्ट नोट्स को बनाते चल सकते हो जब आप रिवीजन कर रहे होते हो। ठीक है। तो आप जब फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो तब भी आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख लो, और जब आप सेकंड टाइम करो अगर कुछ और इंपॉर्टेंट मिल जाता है तो कर सकते हो। इसके लिए मैं सजेस्ट ये करूंगा कि एक डायरी बना लो या फिर एक सादी कॉपी बना लो जिसमें तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे। उसमें क्या है, तुम जैसे मान लो सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स करते जा रहे हो, वो पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया फर्स्ट राउंड में, उसके बाद 2-4 पेज 3 पेज छोड़ दो उसमें, और जब तुम सेकंड राउंड कर रहे होगे तो उन शॉर्ट नोट्स को देखो, शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। और काफी शॉर्ट नोट्स में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जो तुमको लगेगा शायद मिस हो गई थी, या क्वेश्चन करते समय तुमको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली, उसको तुम अपने शॉर्ट नोट्स का हिस्सा बना लो। और कोशिश करो कि शॉर्ट नोट्स का मतलब टू द पॉइंट हो, ऐसा ना हो कि दोबारा पूरा का पूरा नोट्स ही छाप दिया। इस बात का ध्यान रखो। शॉर्ट नोट्स का काम बस इतना होता है कि वो तुमको ना गाइड कर सके तुम्हारी पूरी इंफॉर्मेशन जो तुमने पढ़ रखी थी उसके लिए। ठीक है। हर आदमी अपना शॉर्ट नोट अपने हिसाब से बनाता है, फिर भी गेट वाला मैं आपको जैसे गेटोपीडिया का शॉर्ट नोट्स दिया है, जल्दी ही आपको ईएससी का भी शॉर्ट नोट्स मिलेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कैलकुलेशन। देखो कैलकुलेशन एरर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। सर इस पे जो है थोड़ा और हाईलाइट कर दीजिए कि क्या टेबल याद करके जाएं
कि क्या करके जाए ताकि कैलकुलेशन फास्ट कर पाए? देखिए, वैसे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन इसमें आते नहीं है एसी के एग्जाम के अंदर, बट क्या होता है कभी कभी जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो हमें इतनी आदत पड़ चुकी होती है कैलकुलेटर की कि हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट तक करना भूल जाते हैं। या अगर कोई आपसे पूछता है कि sin 30 की वैल्यू क्या है या cos 60 की वैल्यू क्या है, तो आपको ये सब चीज़ें याद नहीं रहती। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत छोटी मोटी कैलकुलेशन आप बिना कैलकुलेटर से करना आप स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कैलकुलेशन की मिस्टेक की वजह से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो ये सबसे ब्लंडर मिस्टेक होती है। सो सर, मुझे लगता है हम लोगों ने लगभग सारे जो है वो टाइम पे जो है स्टूडेंट्स को बताया है, और सारी इंफॉर्मेशन अब आप लोगों को पता चल गई है। बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी ईएससी है उसमें समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो टाइम वाइज आप अपना जो है पूरा का पूरा लेके चलिएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, स्टडी मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई साहब, मेरा एक ही सजेशन है, स्टडी मटेरियल के लिए आपको कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से आज की डेट की प्रिपरेशन के हिसाब से, आपको कोई ना कोई मॉड्यूल में अपने आप को एनरोल कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश ये करिए कि जो कोई मॉड्यूल में है उससे आपको नोट्स जरूर मिल जाए। अगर आप फाइनेंशियली बियरेबल है तो मेरे हिसाब से तब तो आपको डेफिनेटली इंस्टीट्यूशंस में कोई ना कोई ज्वाइन करना चाहिए, मटेरियल्स खरीदने चाहिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो और आप ज्यादा नंबर जो है वो गेन कर पाए। क्योंकि जब इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ना, कितना पढ़ना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उससे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। होपिंग आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा। मेरे हिसाब से आपको ये सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझ में आई है। गेट और ईएससी दोनों को कंबाइन करके प्रिपेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, ओवर टू यू सर। तो थैंक यू एवरीवन।